Good morning to all the viewers and welcome back in my YouTube channel Mandal Sir's Commerce Classes। आज के एपिसोड की शुरुआत जो है एनपीओ के सेकंड पार्ट के साथ मैं करने जा रहा हूं। जैसे कि अभी आपको मालूम है हम ऑब्जेक्टिव सीरीज चला रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज चला रहे हैं। तो इसके अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वो है एनपीओ पार्ट 2 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2 का आज मैं आगे के एमसीक्यू लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला क्वेश्चन है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश ₹60,000, रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर 3,000, रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2,000, सब्सक्रिप्शन इन एरियर एट द एंड ऑफ द करंट ईयर 5,400, अमाउंट क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विल बी। कहने का मतलब है सब्सक्रिप्शन हमको करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन के नाम से टोटल पैसा 60,000 रुपीज मिला। 60,000 रुपीज हमें टोटल पैसा मिला। इस 60,000 में 3,000 रुपए आने वाले साल का एडवांस जुड़ा हुआ है। 2,000 रुपए पिछले साल कुछ लोगों ने करंट ईयर के लिए एडवांस दे दिया था, वो 2,000 रुपए जुड़ा हुआ है। और करंट ईयर का जो साल चल रहा है इस साल 5,400 रुपए अभी मिलना बाकी है। तो ये हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में दे दिया है और हमें बोला गया है कि आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट क्रेडिट करेंगे सब्सक्रिप्शन के नाम से, वो बताइए। तो हमारे ऑप्शंस हैं 53,600, 55,600, 66,400 एंड 64,400। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इस पैटर्न के क्वेश्चंस को कभी भी अगर सॉल्व करना है तो इसके लिए आपको कुछ बेसिक रूल्स मालूम होने चाहिए। तो उसके लिए ये आप स्क्रीन में देखिए, मैंने जैसे कि आपको राइट हैंड साइड में दिखाया है ये एक छोटा सा टेबल। करंट ईयर CY का मतलब है करंट ईयर, PY मतलब होता है प्रीवियस ईयर। अगर कभी भी आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का रहता है तो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग ऐड होती है और प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग माइनस होती है। और अगर प्रीपेड की बात करें, करंट ईयर का प्रीपेड है तो वो माइनस होगा, प्रीवियस ईयर का प्रीपेड होगा तो वो प्लस होगा। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमको एडवांस के बारे में बताया गया। अगर हमको एडवांस के बारे में बता रहा है इसका मतलब है कि मेरा करंट ईयर में मेरे को 3,000 रुपए आने वाले साल का मिला है। दैट मीन्स ये करंट ईयर का पैसा नहीं है। जबकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आपने जब पढ़ा था तो आपको मालूम होगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग जितने भी करंट ईयर के इनकम या एक्सपेंस होते हैं उन्हीं को लिखते हैं। तो इस वजह से ये 3,000 रुपीज अगर आने वाले साल का पैसा है तो इसलिए इसको माइनस कर देंगे। और साथ में 2,000 रुपीज जो बोला है वो प्रीवियस ईयर का पैसा है तो उसको हम इसमें जो है ऐड कर देंगे, बिकॉज पिछले साल कुछ लोगों ने करंट ईयर के लिए पैसा दे दिया था। तो करंट ईयर के लिए दे दिया था मतलब ये 2,000 रुपए पिछले साल हमको इसी साल के लिए मिल चुका है, मतलब ये जो पैसा ये करंट ईयर का ही पैसा है तो ये ऐड हो जाएगा। और सब्सक्रिप्शन इन एरियर एट द एंड ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर के एंड में सब्सक्रिप्शन जो है एरियर, एरियर कहने का मतलब है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग है, मिलना बाकी है यहाँ पे 5,400, 5,400 रुपए। तो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग देखिए टेबल के अकॉर्डिंग ऐड होता है तो इसलिए 5,400 को ऐड करेंगे। तो चलिए 6,000 में अगर लेस करते हैं 3,000 तो रिमेनिंग होता है 57,000। 57,000 में से जब हम प्रीवियस ईयर का पैसे को जोड़ देंगे तो आंसर आएगा 59,000 और 59,000 में 5,400 जब ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 64,400। दैट मींस ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो भाई ये जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस को आने के चांसेस बहुत ज्यादा है बोर्ड में, और इस पैटर्न के जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपको वहां पे हर एक चीज लिख के काम नहीं करेंगे, आपको ओरली ये सब कैलकुलेशंस बन जाने चाहिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच अमाउंट विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अंडर फॉलोइंग केस। ये आपको एक केस दे दिया गया है, केस स्टडी है नीचे। इसके तहत आपको पूछ रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में
कितना पैसा, कितना अमाउंट लिखना है वो बताना है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए इस क्वेश्चन में क्रेडिटर्स दे दिया है, स्टॉक दे दिया है और पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर दे दिया है। तो इसको इस टाइप का क्वेश्चन जो है ये कंज्यूमेबल स्टोर्स के क्वेश्चन है और कंज्यूमेबल स्टोर के जो भी क्वेश्चन होंगे इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, जो भी पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर उसमें ओपनिंग स्टॉक होगा तो उसे ऐड कर दीजिए, क्लोजिंग स्टॉक होगा तो उसे माइनस कर दीजिए, ओपनिंग क्रेडिटर होगा तो उसे माइनस कर दीजिए और क्लोजिंग क्रेडिटर जो होगा उसे ऐड कर दीजिए। तो अब हम देख लेते हैं, अगर 2,50,000 में हम ऐड करते हैं, सबसे पहले क्रेडिटर का कॉलम है तो क्रेडिटर में हमारा 2019 और 20 दिया है तो 2019 हमारा प्रीवियस ईयर होगा और 2020 करंट ईयर होगा। प्रीवियस ईयर जो है, प्रीवियस ईयर के आइटम को हम लोग ओपनिंग कहते हैं और करंट ईयर के आइटम को हम लोग क्लोजिंग कहते हैं। तो इसके तहत 2,50,000 में सबसे पहले हमारा क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन जो है ओपनिंग बैलेंस दिया है, ओपनिंग क्रेडिटर माइनस होता है तो 10,000 को माइनस कर दीजिए और क्लोजिंग क्रेडिटर ऐड होता है तो 12,000 रुपीज को ऐड कर दीजिए। इसके बाद स्टॉक ऑफ मेडिसिन है 8,000 रुपीज, तो 8,000 रुपीज जो स्टॉक ऑफ मेडिसिन है तो ओपनिंग स्टॉक को आप ऐड कर दीजिए और क्लोजिंग स्टॉक है 13,000 रुपीज का, उसको आप माइनस कर दीजिए। तो आपके पास जो आंसर आएगा देख लेते हैं, हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 में है 2,53,000, ऑप्शन नंबर 2 में है 2,47,000, ऑप्शन नंबर 3 है 2,43,000 और ऑप्शन नंबर 4 है 2,57,000। तो हमारा राइट आंसर जो आएगा कैलकुलेशन के बाद वो है ऑप्शन 2, 2,47,000। दैट मींस आंसर 2, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टोटल एसेट्स एट द एंड ₹2,25,000 बोल दिया है। बैलेंस शीट में जो एसेट साइड होता है, एसेट साइड का टोटल है 2,25,000। एक्सटर्नल लायबिलिटी 1 लाख रुपीज का है। एक्सटर्नल लायबिलिटी जो है वो 1 लाख रुपीज का है। इफ सरप्लस फॉर द ईयर इज 20,000, अगर साल का सरप्लस जो है वो 20,000 है, देन ओपनिंग कैपिटल फंड विल बी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कैसे करेंगे, सबसे पहले टोटल एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटी को माइनस कर देंगे और उसमें से सरप्लस को हम माइनस करेंगे। तो पहले 2,25,000 में से अगर 1 लाख को माइनस करते हैं तो आंसर आता है 1,25,000। 1,25,000 में से सरप्लस दिया है तो इसको भी माइनस कर दीजिए। तो आपका जो आंसर बचेगा देखते हैं, ऑप्शन है 1,05,000, सेकेंड ऑप्शन है 1,25,000, थर्ड ऑप्शन है 25,000 और फोर्थ ऑप्शन है 1 लाख। तो इसमें जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो है आपका 1,05,000। दैट मीन्स 1,05,000 इज द राइट आंसर। तो अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सैलरी आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज 10,000। साल के शुरुआत में 10,000 रुपए की सैलरी आउटस्टैंडिंग है। एट द एंड ऑफ द ईयर 20,000, साल के आखिरी में 20,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है। इफ द अमाउंट डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज 1 लाख, अगर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमने सैलरी के नाम से 1 लाख रुपए लिख दिया, व्हाट इज द कैश पेड टू सैलरी अकाउंट। तो फिर सैलरी अकाउंट में हमने कितना रुपए पे किया इसका पता कैसे चलेगा, मतलब कितना पैसा हम सैलरी अकाउंट में दिखाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में समझने वाली बात यह है कि वहां लिखा है इफ द अमाउंट डेबिट टू इनकम एक्सपेंडिचर, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में अगर 1 लाख रुपए लिख दिया गया और हमें मालूम है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में करंट ईयर की चीजों को लिखते हैं। तो करंट ईयर का अगर 1 लाख रुपए लिखा है दैट मींस उसमें करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग भी जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें 10,000 रुपए प्रीवियस ईयर का जुड़ा हुआ है। तो प्रीवियस ईयर का जो भी पैसा जुड़ा है हमें उसे डिडक्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम 1 लाख रुपए में से 10,000 रुपए पिछले साल के आउटस्टैंडिंग को माइनस कर देते हैं, हमारे पास आंसर आता है 90,000। तो देख लेते हैं हमारा ऑप्शन में है या नहीं। फर्स्ट ऑप्शन 1,10,000, सेकेंड ऑप्शन 90,000, थर्ड ऑप्शन 1,20,000 और फोर्थ ऑप्शन है 70,000। तो हमने देखा
हमारा आंसर 90,000 सेकेंड ऑप्शन में, दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का मेन पर्पस क्या है होता है? फर्स्ट ऑप्शन, टू नो ग्रॉस प्रॉफिट, टू नो नेट प्रॉफिट, टू नो सरप्लस और डेफिसिट, टू नो फाइनेंशियल पोजीशन। अब इन चारों में से हमें बताना है कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का मेन पर्पस क्या होता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का मेन पर्पस होता है टू नो सरप्लस और डेफिसिट। मतलब आप भले बिजनेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आपके पास कितना पैसा एक्स्ट्रा पड़ा रहा या कितने पैसे की कमी हो गई, ये चीज का पता करने के लिए हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। द मेथड एडॉप्टेड बाय नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स एंड प्रोफेशनल्स फॉर अकाउंटिंग, बोल रहा है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स या प्रोफेशनल्स जिस मेथड से अकाउंटिंग को बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है सिंगल एंट्री सिस्टम, सेकंड ऑप्शन डबल एंट्री सिस्टम, थर्ड ऑप्शन महाजनी सिस्टम एंड फोर्थ वन कैश सिस्टम। हमें बताना है कि इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम जो है ये आपके जितने भी सोल प्रोप्राइटर्स होते हैं, जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं, वो अडॉप्ट करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम बिजनेस क्लास में अडॉप्ट किया जाता है, जहां पे प्रॉफिट मोटिव पे काम किया जाता है। महाजनी सिस्टम इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम को कहा जाता है, जिसको कि हम हिंदी में रोकड़ खाता, क्रय खाता इस तरीके से बना के हम यूज करते हैं। और लास्ट है कैश सिस्टम। तो आपको मालूम होगा कि नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में हम जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो वो कैश बेसिस पे बनाते हैं। तो दैट मीन्स ये जो एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये अपना अकाउंटिंग कैश सिस्टम के बेसिस पे मेंटेन करते हैं। तो कैश सिस्टम इज आवर राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज सिमिलर टू, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किसके बराबर है? मींस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन से अकाउंट के इक्विवेलेंट है? फर्स्ट ऑप्शन है ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड ऑप्शन है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और फोर्थ ऑप्शन है कैश अकाउंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बराबर होता है। तो दैट मींस सेकंड ऑप्शन इज राइट। कहने का मतलब है जब कभी भी आप ट्रेडिंग कंसर्न का फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो आपको पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है, उसके बाद बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है ये नॉन ट्रेडिंग कंसर्न बनाती है और ये पता करने के लिए कि कितना पैसा एक्स्ट्रा बच गया या कितना पैसे का लॉस हुआ, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बराबर होता है। याद रखिएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो कैश सिस्टम के इक्विवेलेंट या कैश अकाउंट के इक्विवेलेंट होता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिमिलर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओपनिंग बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड टू नो, ओपनिंग बैलेंस शीट किस लिए बनाया जाता है? पहला ऑप्शन है टोटल ऑफ ओपनिंग एसेट्स, ओपनिंग एसेट्स पता करने के लिए, टू नो टोटल ऑफ ओपनिंग लायबिलिटी, ओपनिंग लायबिलिटी के बारे में पता करने के लिए, थर्ड है कैपिटल फंड का पता करने के लिए और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो हमेशा याद रखिएगा ओपनिंग बैलेंस शीट जब भी बनाया जाता है तो ओपनिंग बैलेंस शीट का जो बैलेंस आता है तो उसे हम कैपिटल फंड कहते हैं। कैपिटल फंड दैट मींस द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी। अगर आपकी एसेट्स ज्यादा है और लायबिलिटी कम है तो जो बैलेंस आएगा बैलेंस शीट का उसे हम कैपिटल फंड कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टूर्नामेंट एक्सपेंस आर, टूर्नामेंट एक्सपेंस है पहला ऑप्शन डिडक्टेड फ्रॉम टूर्नामेंट फंड एट द लायबिलिटी साइड। टूर्नामेंट एक्सपेंस को लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में टूर्नामेंट फंड में से माइनस कर दिया जाता है। पोस्टेड एट एक्सपेंडिचर, टूर्नामेंट एक्सपेंस को हम एक्सपेंडिचर के तौर पे एक्सपेंडिचर साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते हैं। थर्ड है रिकॉर्डेड एज एसेट्स, टूर्नामेंट एक्सपेंस एनपीओ के लिए एसेट्स ट्रीट होता है। और फोर्थ है रिकॉर्डेड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और फोर्थ ऑप्शन में बोल रहा है इसको हम
डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पे यूज करते हैं। तो आपको बताना है इन चारों में से राइट आंसर कौन सा है। तो हमारा राइट आंसर है फर्स्ट, दैट इज डिडक्टेड फ्रॉम टूर्नामेंट फंड एट द लाइबिलिटी साइड। हमेशा याद रखेंगे कि टूर्नामेंट या कोई भी खर्चे के नाम से अगर हमने पहले से फंड बना के रखा है तो उस फंड से रिलेटेड खर्चा जो है उसको हम बैलेंस शीट में ही उस फंड में से माइनस करेंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और यह है आज का लास्ट क्वेश्चन। रेस्ट्रिक्टेड फंड कैन बी यूज्ड फॉर डैश पर्पस ओनली। रेस्ट्रिक्टेड फंड का इस्तेमाल किस पर्पस के लिए किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है जनरल पर्पस, सेकंड है स्पेसिफिक पर्पस, थर्ड है बोथ 1 and 2 और फोर्थ है नीदर 1 nor 2। तो आपको बताना है इन चारों में से राइट आंसर कौन सा है। तो हमारा राइट आंसर है स्पेसिफिक पर्पस। रेस्ट्रिक्टेड नाम से पता चल रहा है, रेस्ट्रिक्ट मतलब जहां पे पाबंदी हो, ऐसे फंड जिसको यूज करने की पाबंदी हो किसी भी पर्पस के लिए उसे कहा जाता है स्पेसिफिक पर्पस। स्पेसिफिक पर्पस कहने का मतलब है जहां पे कोई पैसा किसी पर्टिकुलर पर्पस के नाम से अलग रखा गया है तो हमें उस पैसे को उसी पर्पस में खर्चा करना है। तो जब हम लोग को कोई चीज पे खर्चे पे पाबंदी लगा दी जाती है, किसी फंड में पाबंदी लगा दी जाती है तो उसे हम रेस्ट्रिक्टेड कहते हैं। तो इसलिए रेस्ट्रिक्टेड फंड जो है उसका इस्तेमाल स्पेसिफिक पर्पस में ही होता है। तो इस तरह से आज का ये सेकंड सेशन ऑब्जेक्टिव सीरीज का खत्म होता है और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरा ये जो ऑब्जेक्टिव सीरीज का टॉपिक चल रहा है ये पसंद आ रहा होगा। अगर ये टॉपिक आपको हेल्प कर रहा है, आपके लिए बेनिफिट दे रहा है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। तो फिर मिलूंगा बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट पार्ट लेके एनपीओ का। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। थैंक यू।